रंगमंच से मेरा जुड़ाव 1987 में बतौर एज अ नृत्यांगना मैं प्रांगण में गई और वहाँ पर नृत्य नाटिका करते करते प्रांगण में एक नाटक उस समय रिहर्सल चल रहा था और उसकी हीरोइन अचानक छोड़ के चली गई। तो मुझे प्रेशराइज़ किया गया कि उस कैरेक्टर को आप कर दीजिए, क्योंकि उसमें डांस भी था, अभिनय भी था। तो इसी तरीके से कि मैं पहले तो मैं तैयार नहीं हुई, लेकिन फिर काफ़ी ज़ोर देने पर मैं एग्री हो गई और अपने गुरुजी के साथ मैंने कैरेक्टर किया। जो मेरे नृत्य गुरु हैं उनके साथ वो तोता बने, मतलब सूत्रधार, और मैं मैना का कैरेक्टर मैंने किया और तब से मेरी रंगमंच यात्रा जो उसकी शुरुआत हुई। क्या नाम था नाटक का? तोता मैना की कहानी। तो आपने जब फैसला किया रंगकर्मी बनने का, हाँ, नाटक करने का, हाँ। तो आपके परिवार परिजनों ने विरोध किया इसका या सम्मान किया? जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं था, क्योंकि मैं बंगाली परिवार से आती हूँ और हमारे यहाँ घर घर में कला है। और मेरी माँ खुद बहुत अच्छी गायिका, मेरे नाना जी बंगाल थिएटर के बहुत अच्छे एक्टर थे, बंगाली फिल्म में मेरे नाना जी कर चुके थे, इसलिए कहीं ना कहीं मेरे अंदर में, मेरे खून में वो चीज़ था। तो कभी विरोध नहीं हुआ, चूँकि डांस करती थी, डांस करने के कारण मुझे बाहर भी जाने का मौका मिला। तो कला से हमारे परिवार का जुड़ाव रहा है, तो कहीं कुछ विरोध नहीं हुआ मेरे परिवार से। तो उस वक्त नाटक के चयन से नाटक के मंचन तक की क्या प्रक्रिया होती थी? देखिए, चयन करना तो निर्देशक का काम होता था और हम लोग उसमें अभिनय करते थे। तो निर्देशक ने कोई स्क्रिप्ट उठाया और मेरे लायक अगर वो कैरेक्टर है तो मुझे वो कैरेक्टर दिया जाता था। उसके लिए हम लोग रीडिंग करते थे। रीडिंग के दौरान अगर 2-3 फीमेल्स कैरेक्टर हैं तो अगर रीडिंग के दौरान पता चलता कि नहीं, ये कैरेक्टर मुझ पे सूट करता है, मैं इसे और अच्छा से कर सकती हूँ, तो मैं उस कैरेक्टर को लेती थी। लेकिन ज़्यादातर मेन कैरेक्टर मुझे मिलता था जब से मैं रंगमंच में प्रांगण संस्था के साथ जुड़ी। तो तब कितना समय लग जाता था एक नाटक होने में? लगभग 2-3 महीने हम लोग का रिहर्सल चलता था और रीडिंग के साथ साथ फ्लोर पे आने और मंचन के साथ, और एक साथ 3-3 शोज़ हम लोग करते थे, तो काफ़ी मज़ा आता था। आपके रंगमंचीय जीवन की कोई एक यादगार घटना बताइए। देखिए, मेरी रंगमंची जीवन की जो यात्रा है उसमें तो बहुत सारी घटनाएं हुई, लेकिन इसी दौरान मुझे स्कॉलरशिप के लिए मेरा इंटरव्यू लेटर आया और मैं स्कॉलरशिप का एग्ज़ाम देने के लिए दिल्ली गई। और वहाँ पर मुझे जब अलग अलग कैरेक्टर्स करने के लिए, कभी उन्होंने कहा कि ठीक है, आप जो तैयारी करके आए हैं आप दिखाइए, तो मैंने एक बहुत गंभीर कैरेक्टर वहाँ किया। वहाँ उसमें एक सीन था, कपाल कुंडला नाटक का ही एक मैंने सीन किया। उसके बाद उन्होंने कहा कि आप अब थोड़ा सा कुछ हास्य रस वाला दिखाइए, तो फिर मैंने दुलारी बाई का सीन किया। फिर मुझे उन्होंने डांस करने के लिए भी कहा, चूँकि मेरे बायोडाटा में डांस था, तो मैंने वो भी किया। वहाँ पर एक ख़ास बात ये हुई कि उसके बाद जब मुझे इंटरव्यू के लिए, मतलब बातचीत के लिए बुलाया गया, तो उन्होंने मुझसे कहा कि आप किस किस निर्देशक के साथ आपने काम किया है। तो मैंने कहा कि मैं सिर्फ अभी तक एक ही निर्देशक के साथ मैंने काम किया है, वो प्रांगण संस्था के, और वो अभय सिन्हा जी। तो फिर उन्होंने कहा आपके यहाँ तो सतीश आनंद भी है, आपके यहाँ तो सुमन कुमार भी है, आपने क्यों नहीं किया उनके साथ? तो मैंने कहा कि जब मुझे उन्होंने अप्रोच किया तो मेरी व्यस्तता के कारण मैं उनके साथ काम नहीं कर पाई, और जब वो यहाँ से चले गए, जब मुझे उनके साथ काम करने का मतलब अवसर मिलना चाहिए उस समय नहीं हो पाया, तो मेरे लिए वो क्षण था कि मुझे ऐसा लगा कि मैंने सतीश भैया के साथ काम नहीं किया, हो सकता है कि मुझे नहीं चुना जाए। लेकिन बाद में जब रिज़ल्ट आया और जब मुझे ये लगा कि मेरा नाम सेलेक्ट हो गया, तो फिर ये मुझे महसूस हुआ, उन लोगों ने ये कहा कि अगर आप कह देती कि आप सतीश आनंद के साथ काम करती हैं, आप परवेज़ अख्तर के साथ काम करती है, तो आपका चुनाव नहीं होता, इसलिए क्योंकि आप तो बड़े डायरेक्टर के साथ काम कर ही रही हैं, फिर आपको हम स्कॉलरशिप क्यों दें। तो वो मेरे रंगमंच यात्रा का एक टर्निंग पॉइंट था और जो मेरे लिए काफ़ी आगे सफल साबित हुआ। आपके द्वारा किए हुए या आपके द्वारा देखे हुए किस नाटक या किस नाटक के मंचन ने आपको बहुत प्रभावित किया? देखिए, मेरे नाटक में ऐसे तो मैंने, जब मैं यंग थी, मतलब शादी भी नहीं हुई थी, उस समय मैंने संध्या छाया प्ले किया था और उसमें मैंने 60 साल की एक बुढ़िया का कैरेक्टर किया, और वो भी मैंने अपने जेठ के साथ, जो अभी मेरे जेठ हैं, उस समय वो रंगमंच में हमारे साथ एक्टिंग करते थे, तो मैंने
पति पत्नी का वो कैरेक्टर किया था, तो आप समझ सकते हैं कि एक 20-22 साल की लड़की जब 60 इयर्स की एक बुढ़िया का कैरेक्टर करती है, और मेरे होने वाले जेठ के साथ, उस समय शादी नहीं हुई थी, ना ही तय हुई थी, लेकिन वो एक फीलिंग लाना, तो वो मेरे जीवन का बहुत ही बढ़िया प्ले रहा। और मुझे लगा कि, या डायरेक्टर कह सकते हैं कि मैंने अपने रोल के साथ कितना न्याय किया। और दूसरा कि एक नाटक मैंने किया था वंदिनी, और जब मैं उस नाटक को करती थी ना, तो उसमें कैरेक्टर के अंदर की माँ, जो काली माँ का रूप जो है उसके अंदर प्रवेश करता है, ऐसे उस नाटक की कहानी है। तो जो उस कैरेक्टर में है कि ससुर जी उसको काली माँ समझ लेते थे और उसको मंदिर में बैठा देते थे, तो मुझे ये फील आने लगता था कि जैसे ही मुझे वहाँ बैठाया जाता कि मेरे अंदर में वो चीज़ आ रहा है, और मैं डायलॉग मुझे मेरे मुंह से अनायास ही निकल जाते थे, मुझे कुछ स्मरण करने की ज़रूरत नहीं। तो ये जो चीज़ें हैं, ये जो फील है, वो मुझे एकदम अंदर से झकझोर देता था कि क्या सचमुच ये है कि ईश्वर, जब हम कैरेक्टर कर रहे हैं तो वो कैरेक्टर, वो रोल आपके अंदर ऐसे ही चला रहा है, साक्षात चला रहा है, उसको मतलब आपको करने की आवश्यकता नहीं, आप अनायास कर ले रहे हैं। रंगमंच के क्षेत्र में आप अपना आदर्श किसे मानती है? जी, मैं तो बेसिकली डांसर थी। रंगमंच पे मुझे लाया मेरे हस्बैंड ने, श्री अभय सिन्हा ने, तो मैं उन्हें अपना आदर्श मानती हूँ कि आज मैं जो कुछ भी हूँ, चाहे रंगमंच के रूप में या लोगों के बीच मेरी जो एक पहचान बनी है, कहीं ना कहीं मुझे आगे इस क्षेत्र में लाने के लिए अभय जी का बहुत बड़ा श्रेय है। यदि आप नाटक में न आती, रंगकर्मी न होती, तो क्या होती संभवतः? मैं क्या होती मुझे पता नहीं, लेकिन हाँ, डांसिंग जो है, डांस जो है, वो मुझे बहुत प्रिय है। और अब ऐसा है कि डांसर होने के साथ साथ अब मेरा जो एंकरिंग के क्षेत्र में मेरा जो एक नाम हो गया है, तो मुझे लगता है कि डांसर के साथ साथ मैं एक एंकर के रूप में लोगों के बीच रहती। तो इस उद्घोषिका की यात्रा के बारे में कुछ बताइए, ये इधर कैसे मुड़ गई आप? देखिए, कुछ तो जीविका के कारण कह सकते हैं कि रंगमंच में तो कहीं आपको कुछ पैसा नहीं मिलेगा, तो शौकिया मैंने उद्घोषणा मतलब एज अ एंकर मैंने काम शुरू किया, आकाशवाणी में, फिर दूरदर्शन से जुड़ी, और इसी दौरान मुझे मंच का भी एक ऑफ़र आया अपने ही इंटरनल प्रोग्राम के लिए, अपने डिपार्टमेंट। और मैंने वहाँ पे माइक थामा, तो मुझे लगा कि नहीं, मैं कर सकती हूँ। तो होता है ना कि जब आप मंच पे आते हैं एज अ एंकर, तो कुछ लोग देख लेते हैं, उसके बाद फिर लोगों ने देखा, अप्रिशिएट किया, और फिर मेरा नाम रिकमेंड होने लगा। तो इसी रिकमेंडेशन के चलते चलते एक जगह से दूसरी जगह, विभिन्न विभागों में मेरे नाम, मतलब जब भी चर्चा होती है किसको बुलाया जाए, तो इसके साथ साथ मेरा एंकरिंग में भी जुड़ाव हो गया। और अब शौकिया के साथ साथ अब मैं प्रोफेशनल एंकर बन गई, तो कुछ ना कुछ जीविका के लिए करना ही पड़ता है। आपके मुताबिक समाज में रंगमंच की क्या उपयोगिता है? जी, रंगमंच तो सबसे सशक्त माध्यम है। अगर हमें अपने विचारों को बदलना है, समाज को बदलना है, तो इससे अच्छा कोई भी माध्यम नहीं है, क्योंकि हम अपनी बात डायरेक्ट दर्शक के साथ जुड़कर कह सकते हैं। और कोई भी बात अगर हम सामने अपने दर्शक के साथ मिलकर उनके बीच रहकर करेंगे, तो वो बात सीधे उनके दिलो दिमाग तक पहुंच सकती है। तो ये सबसे सशक्त माध्यम है अपनी बात दूसरों तक पहुंचाने के लिए। एक रंगकर्मी को कैसा होना चाहिए? रंगकर्मी के अंदर में सीखने की प्रवृत्ति होनी चाहिए। ये नहीं कि 2-3 नाटक किए और हम डायरेक्टर बन गए, क्योंकि अगर आप में ये प्रवृत्ति रहेगी तो आप जीवन भर अच्छा ही करेंगे, और सीखने की कोई उम्र नहीं होती है। और अगर आप आजीवन एक छात्र के रूप में अपने आप को समझेंगे, तो आप ज़्यादा जल्दी भी नहीं, और एक मतलब समय सीमा के साथ अपनी जो उपलब्धियां हैं उसे हासिल कर सकते हैं। तो सीखने की प्रवृत्ति किसी भी कलाकार को छोड़नी नहीं चाहिए। तो आपने जब शुरुआत की थी तब और अब के रंगमंच में क्या क्या अंतर है? बहुत अंतर आ गया है पहले की तुलना में। अभी तो काफ़ी लड़कियां भी आ रही हैं, बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ आ रहे हैं। सिर्फ लोग रंगमंच तक सीमित नहीं हो रहे हैं, अब तो आपको टीवी सीरियल्स, इतने वेब सीरीज़ बन रहे हैं। तो परिवर्तन तो हुआ है, अपॉर्चुनिटीज़ आए हैं। लोग मतलब सिर्फ रंगमंच तक सीमित ना रह के जो एक कमाई का ज़रिया बना है, उससे भी लोगों का कुछ जीविका उपार्जन के लिए लोग
काम कर रहे हैं, तो लोग काफ़ी बदलाव आया है, सोच में बदलाव आया है। पहले हम लोग रिहर्सल के बाद जाते थे तो अगल बगल की खिड़कियां खुल जाती थी, अच्छा सोमा इतनी रात में किसके साथ आ रही है। हाँ, पर हर घर के पर्दे ऐसे ऐसे हिलते थे, लोग झांकते थे कि रात के 10-11 बजे किस लड़के के साथ आ रही है। अब वो सब में बदलाव आया है, अब लोग स्वेच्छा से भेजते हैं कि अच्छे रंगमंच में कर रही है, नाटक कर रही है, अच्छी बात है। तो विचारों में, सोच में काफ़ी परिवर्तन आया है। अंत में नए रंगकर्मियों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, हमारे नए रंगकर्मी हो या पुराने रंगकर्मी हो, रंगकर्म को रंगकर्म की तरह समझिए। इसे मतलब इसका गलत इस्तेमाल आप ना करें, और अगर आपको रंगमंच के क्षेत्र में आना है तो आप स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़िए। क्योंकि आजकल ज़्यादातर देखा जा रहा है कि लोग कुछ नाटक करते हैं, उसके बाद डायरेक्शन सीधे उनका मुख्य उद्देश्य होता है कि हम फिल्म में जाएं, इसमें जाएं। लेकिन अगर आप स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे तो आपको अपनी मंजिल ज़रूर मिलेगी। क्योंकि मैंने भी जब पहला नाटक किया ना, तोता मैना की कहानी, तो दूसरे दिन जब पेपर में, बड़े बड़े अखबारों में मेरा फ्रंट पेज पे फ़ोटो आया, तो मेरे घर में खुद 2 भोजपुरी फिल्म के डायरेक्टर पहुंच गए और अच्छा सोमा जी, अब आप तो करने लगी, हमारे साथ काम कीजिए। लेकिन मेरे मन में शुरू से था कि मैं, ठीक है, डांसर थी, रंगमंच मैंने शुरू किया, लेकिन मेरा कभी अंदर से ये नहीं हुआ कि मैं फिल्मों में जाऊं। तो इसलिए मैंने और मेरे फैमिली मेम्बर्स ने सीधे मना कर दिया कि नहीं नहीं, हमें फिल्म में नहीं जाना है, शौकिया कर रही है, जब तक हो सकेगा करेगी। तो अगर रंगमंच में करना है तो पूरे डेडिकेशन के साथ कीजिए। और रंगकर्म में करना बहुत आसान नहीं है। अगर आपको रंगकर्म में जीना है तो पहले आपको उसके भीतर घुसना होगा। और कहते हैं ना कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है।